Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the remaining part of your chapter number 7, which is nothing but what factors affecting the returns to the scale. The short run production function, long run production function के बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है। देखो, शॉर्ट रन क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, उनको हम ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज करके हम शॉर्ट टर्म के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है बिकॉज ऑफ द एनी रीज़न, तो शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गई, उसे हम इंक्रीज डिक्रीज करके थोड़ा काम चलाओ टाइप में हमने क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डिमांड इंक्रीज होता जाएगा। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, लंबे समय के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हम, तो बेहतर है कि हम नई मशीनें ले लें। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। कि लॉन्ग टर्म का समय जो होता है आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर मोर देन दैट इट विल गोइंग टू बी कंटिन्यूड। तो उसमें क्या होता है, 5 साल 10 साल में आराम से हम एक प्लांट को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। हम अपने फैक्ट्रीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास काफ़ी समय होता है कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब वेरिएबल हो जाते हैं, सब चेंजेबल हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी। फिर इसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पर्टिकुलर चैप्टर का जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर अप की हुई हैं, you can go and you can watch that particular टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। कि शॉर्ट टर्म में हम लेबर और रॉ मटेरियल का कैसे यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वी स्टार्टेड विद द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। नाउ इन द प्रीवियस वीडियो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमने स्टार्ट किया था। रिटर्न्स टू स्केल मीन्स व्हाट, जो लॉन्ग टर्म में जो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो वेरिएबल होते हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करके लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। दैट इज़ नोन एज what exactly your long run production function। रिटर्न्स टू स्केल का मीन्स व्हाट, कि कितना इनपुट आप यूज़ करके कितना आउटपुट प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना आउटपुट का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द इनपुट। इफ़ आई एम सपोज यूजिंग द 5% ऑफ इनपुट, सपोज अगर मैंने इनपुट 5% से बढ़ा दिया और आउटपुट मेरा मोर देन 5% से बढ़ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम मेरा आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग मोर देन द इनपुट। यानी यहाँ पे रिटर्न्स तो आ रहा है, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न हमें मिल रहा है। प्रोडक्शन करने पे जो भी आउटपुट मिलता है दैट इज़ नथिंग बट द रिटर्न, और जितना आउटपुट मिलता है उसको अगर हम मेजरमेंट करते हैं दैट इज़ मीन स्केल। तो रिटर्न्स ऑफ स्केल मीन्स व्हाट, कितना रिटर्न मिल रहा है हमें इनपुट को यूटिलाइज करने पे, तो दैट इज़ नथिंग बट द आउटपुट ओनली। सो इफ आई एम गेटिंग द मोर देन इनपुट, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन इनपुट डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एंड इक्वल्स टू द इनपुट दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो वो ऑलरेडी हमने कवर अप की हुई हैं। नाउ द फैक्टर्स विच विल गोइंग टू अफेक्ट योर रिटर्न्स टू स्केल, जरा देखते हैं कि ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और कांस्टेंट रिटर्न्स होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न्स जो होते हैं, इनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ज़रा ध्यान देना। नाउ factors responsible for the returns to scale, according to the economic theory, as the size of a firm increases, the firm will face successively increasing the returns followed by the constant returns and then decreasing returns to scale। देखो, कहीं पे भी क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, फिर एक समय के बाद रिटर्न क्या हो जाता है, कांस्टेंट, एंड देन इट विल गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो वेरेवर, कहीं पे भी जब हम आउटपुट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, जब हमें आउटपुट को इंक्रीज़ करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है, तो हम लेबर और रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज़ करते हैं। कभी कभी हम कैपिटल्स के साथ भी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस करके कैपिटल को भी इंक्रीज डिक्रीज़ करते हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि इनिशियली ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। जब भी कोई भी नई नई चीज़ आप एम्प्लॉय करो, नया नया एक्टिविटी परफॉर्म करो, एक समय तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा 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 इंटरेस्ट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम होने जाएगा, देन यू विल बी देयर एट अ कांस्टेंट पोजीशन, एंड देन योर इंटरेस्ट विल गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग। इन द सिमिलर मैनर, जब भी हम नए मशीनरी, नई लेबर्स और नए रॉ मटेरियल को एम्प्लॉय करते हैं, इफ़ लेबर्स एंड कैपिटल स्पेसिफिकली हम एम्प्लॉय करते हैं, तो इनिशियली दे विल गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली, इफेक्टिवली मैनर में, एफिशिएंटली दे विल गोइंग टू वर्क। बट जैसे जैसे इंटरेस्ट थोड़ा कम होते जाएगा, जैसे जैसे देन the machineries are getting old or the labors are getting old, then accordingly their efficiency will also going to reduce।
तो उसमें होगा क्या, इनिशियली वो इंक्रीजिंग रिटर्न देंगे, ज़्यादा आउटपुट देंगे, फिर धीरे 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 थोड़ा कम होगा, देन दे विल कम एट अ कांस्टेंट पोजीशन जहाँ पे वो क्या करेंगे, एक जैसा प्रोडक्शन करेंगे, एक जैसा रिटर्न्स देंगे, एंड देन देयर इंटरेस्ट विल गोइंग टू डिक्रीज, और उसके साथ आउटपुट भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. सो इन शॉर्ट, इनिशियली इंक्रीजिंग फेज, फिर कांस्टेंट फेज आएगा, फिर स्टार्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगा. तो हर एक कंपनी में यही होता है कि जब भी हम कंपनी के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो एक समय तक वो इंक्रीजिंग रिटर्न देता है, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स देते हैं, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न देता है. एंड दिस इज ड्यू टू द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द सम फैक्टर्स. नाउ व्हाट डू मीन बाय द इंडिविजिबिलिटी? कुछ फैक्टर्स को हम छोटे छोटे क्वांटिटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कन्वर्ट द सर्टन फैक्टर्स इनटू द स्मॉल क्वांटिटी. अगर लेबर है, if there is a labor, so I cannot divide the labors into the small quantity wherever required. In if I required that particular labor in the fraction, तो मैं उसे छोटा नहीं, I cannot break that labor, I cannot divide that labor. In a similar manner, capital को भी हम एक certain stage तक use करेंगे, then that capital will going to use it at a batch level. फिर उसको क्या कर सकते हैं, we cannot divide into the small parts. So indivisibility means what? If I required only this much amount of a capital, तो उतना कैपिटल ही हम यूज़ करें, नहीं. कैपिटल वंस यू विल गोइंग टू स्टार्ट मशीनरी, इट नीड्स द बल्क अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट. जब मशीन है, मशीन आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास मेक श्योर कि सफिशेंट रॉ मटेरियल होना चाहिए आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. वरना क्या होगा, अगर थोड़ी छोटी मोटी क्वांटिटी आप मशीन में प्रोड्यूस करोगे तो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, मशीन का जो मेंटेनेंस होगा, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो भी आप प्रोडक्शन करोगे. तो छोटी स्मॉल क्वांटिटी आप बड़े मशीन में प्रोडक्शन करने जाओगे तो मशीन का खर्चा बढ़ जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट बी देयर. सो दैट वी कैन नॉट डू. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना है तो एक बड़ी मशीन यूज़ करो और सोचे वो मशीन को हम थोड़ा सा डिवाइड कर दे, तो नहीं, इट इज़ इनडिविजिबल इन नेचर. तो उससे क्या होता है, इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, एंड देन अकॉर्डिंगली व्हाट विल गोइंग टू हैपन, an input is said to be indivisible when it is available in the lumpy form which cannot be divided into the smaller unit, and therefore the output increased indivisible factors are better utilized, and therefore increasing returns to scale will going to obtained. इससे होगा क्या, अगर मशीन्स हमें प्रोडक्शन करना है, अभी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मशीन है, लेबर्स हैं, then we have the raw material. तो raw material up to the certain stage you can divide into the small parts, but what about the labor and the capital? लेबर और कैपिटल को एक स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते. सिर्फ लेबर मुझे आधे घंटे यूज़ करने हैं, अगर इस लेबर का सिर्फ 15 मिनट का काम है, नो, इफ़ यू गोइंग टू यूज़ दैट लेबर फॉर द 15 minutes, then too you will have to make the payment for a day or per hour, or depend upon the situation. और if I wanted to use the capital हमें यूज़ करना है, तो मशीन भी जितने घंटे चलाओगे, मशीन भी जैसे यूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, एंड द मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी. तो ये सब क्या है, दिस आर द सर्टन थिंग्स जो एक सर्टन स्टेज में इंडिविजिबल होते हैं, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो इंडिविजिबल होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमारे पास आता है. इफ़ द इनपुट्स आर परफेक्टली डिविजिबल, वी कैन नॉट हैव अ वेरिंग रिटर्न्स टू स्केल. देन वहाँ पे क्या होगा, अगर इनपुट अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो वहाँ पे वेरिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं होगा, वहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पर हर एक यूनिट जो स्मॉल पार्ट्स में हमने डिवाइड किए, हर एक स्मॉल पार्ट हमें इक्वल रिटर्न देगा, तो वहाँ पे रिटर्न क्या हो जाता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है. नाउ लेट मी गिव यू द एग्जांपल. इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है कांस्टेंट, और एक होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न. अगर मान लो इंक्रीजिंग रिटर्न में एक प्लांट है, नाउ लेट्स से देयर इज अ वन मशीनरी, एक पर्टिकुलर क्या है, एक बड़ी सी मशीन है, और ये मशीन में क्या होता है, एक तरफ से इनपुट जाता है और दूसरे तरफ से आउटपुट निकलता है. एक मशीन है. नाउ ये मशीन जो है, ये मशीन आपका एक बार में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है. हाउ मच यूनिट इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस, 100 यूनिट. एंड हमने क्या किया, हमने ऑन एन एवरेज इसके अंदर लेट्स से हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द 100 यूनिट्स.
नाउ 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया क्या प्रोड्यूस करने के लिए, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। अगर बाय चांस कभी हमने अगर 10 kg की जगह पे अगर 11 kg आपने डाल दिया, देन टू मशीनरी अप टू द 120 यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर सकती है। सो अगर मशीन एफिशिएंट है, इनडिविजिबल नहीं है, तो हम उसमें एक पर्टिकुलर सर्टन स्टेज तक रॉ मटेरियल डाल के उसमें से हम आउटपुट ग्रैब्स कर सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। दैट विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर मेरी कैपेसिटी है, मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 100 यूनिट है, तो 10 kg अगर मैं डालता हूँ तो 100 यूनिट मुझे मिलता है। ये क्या है, दैट इज़ नथिंग बट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे अचीव हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेरा हो सकता है कि 88 kg डालने के बाद सिर्फ 70 यूनिट्स दे रहा हो, या स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मैं यूज़ करूँगा तो मुझे आउटपुट कम मिलेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड है 10 kg में अगर मैं डालता हूँ तो 100 यूनिट मिलेगा, 10 kg से कम डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा कम यूनिट्स मुझे मिलेंगे। तो बेटर है कि एक हाई कैपेसिटी पे ये पर्टिकुलर मशीन को यूटिलाइज़ की जाए, ऑप्टिमम कैपेसिटी पे इसे यूटिलाइज़ की जाए। लेकिन कांस्टेंट रिटर्न में क्या होगा, मान लो वही चीज़ अगर 3-4 चीज़ों में डिवाइड है, लाइक देयर इज़ अ स्मॉल मशीन्स और देयर इज़ अ स्मॉल थिंग, डिविजिबल फैक्टर्स है, लेट्स से द एनी पर्टिकुलर थिंग लाइक अ लेबर। सो एक लेबर अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो हमें एक आइडिया है कि हर एक लेबर कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो हर एक लेबर 10 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेगा तो हमें पता है कि यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक लेबर जो है आराम से 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे अपने आउटपुट की जो चेंजेस होंगे उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिविजिबल फैक्टर। लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होगा, मान लो सेम मशीन है, अब ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये फ्लक्चुएशंस कहाँ पे आ सकते हैं, मशीन फैक्ट्रीज में आ सकते हैं जहाँ पे हाईटेक मशीन यूज़ होती है। हो सकता है इसमें अगर मैंने सिर्फ 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल डाला तो मुझे सिर्फ 40 यूनिट्स मिल रहे हैं, एंड 10 kg जब मैं डालता हूँ तो मुझे मिल रहा है 100 यूनिट्स। तो फ़ायदा कहाँ पे, फ़ायदा है हमें 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम मशीन में डालते हैं तो 100 यूनिट्स हमें मिलता है, और 5 kg डालने पे सिर्फ 40 यूनिट्स मिल रहा है। तो फ़ायदा यहाँ पे ये है कि 10 kg ही डालना है और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। लेकिन अगर मार्केट में डिमांड सिर्फ 50 यूनिट्स का है या 60 यूनिट्स का है तो हम इसे ऑप्टिमम कैपेसिटी पे यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट में डिमांड सिर्फ 50 या 60 यूनिट्स का है तो हम इसे ऑप्टिमम कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द डिमांड हमें ये बड़ी मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें होगा क्या, ज़्यादा रॉ मटेरियल हमें यूज़ करके आउटपुट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, DRS आ जाएगा, दैट इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और यहाँ पे द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वी कैन गेट इफ़ विल गोइंग टू डिवाइड द सम डिविजिबल फैक्टर जो परफेक्टली डिविजिबल होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि सर क्लास इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट तीनों चीज़ें आपको बड़ी मशीन्स में मिलने, यू कैन गेट इट इनटू द बिग मशीनरीज। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे आप वेरी कर सकते हो, डिविजिबल फैक्टर्स विल गोइंग टू वेरी एंड अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट आपको मिल सकता है। लेकिन जब परफेक्टली कांस्टेंट और परफेक्टली डिविजिबल होगा देन यू विल ओनली गोइंग टू गेट द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो वहाँ पे आपको ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग देखने मिलेगा। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं द सेम थिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू द चैम्बरलेन, व्हाट द चैम्बरलेन इज सेइंग कि इंडिविजिबिलिटी थीसिस डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, इंक्रीजिंग मीन्स व्हाट, कम इनपुट यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, कम इनपुट यूज़ होकर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ नोन एज व्हाट योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और वो कब होगा, इवन इफ ऑल द इनपुट्स आर परफेक्टली डिविजिबल द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म स्टिल डिपेंड अपॉन इट्स साइज। अगर मान लो ऑल द इनपुट्स क्या है, परफेक्टली डिविजिबल हैं, परफेक्टली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, देन टू ये डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे, किसके एफिशिएंसी पे, फर्म के एफिशिएंसी पे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ इनपुट अलाउज फॉर इम्प्रूव्ड डिवीजन ऑफ लेबर विच इन टर्न लीड्स टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है इनपुट की तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन में होगा क्या कि इंटायर वर्क को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द लेबर, वो पर्टिकुलर वर्क को अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली डिवाइड करके एक पर्टिकुलर लेबर को असाइन कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स वो वर्क क्या होगा, असाइन हो जाएगा, एंड इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन।
Then after thus all the size of the firm expands, it's possible to employ the superior and more efficient input which causes the increasing returns to scale. इससे होगा क्या, हमें पता चलेगा कौन से इनपुट्स ज़्यादा एफिशिएंट है और उन एफिशिएंट इनपुट्स को हम यूज़ कर सकते हैं. वो हो सकता है कैपिटल हो सकता है लेबर हो, या फिर जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, वो सब क्या हो सकते हैं, दे विल गोइंग टू वर्क लाइक एफिशिएंट इनपुट्स. On the other hand, decreasing returns to scale arises on the account of the increasing difficulties involved in the coordinating the multiplicity of the complex activities of the firm. So इसमें हुआ क्या, if the size of a firm is large, there might be possible that it will become very difficult for us to coordinate. It will be very difficult for us to perform the complex activity. It will be very difficult for us to perform the complex activity, and as the size of the firm increases, the multiple activity of the firm becomes more and more complex. जैसे जैसे size बढ़ते जाएगा वैसे वैसे companies will going to use the sophisticated technology, companies will going to use the sophisticated methods and the production process for performing the manufacturing. जब भी वो sophisticated ways अगर use करेंगे, complex ways use करेंगे, तो obviously it will be very difficult for us to understand. हो सकता है कि अगर if I am not able to grasp those things, I am not able to understand those things, so I will going to perform activity जिससे increasing returns to scale नहीं आएगा, decreasing returns to scale ज़रूर आ जाएगा. Then the increasing and the decreasing returns to scale describes the behavior of the long run average cost. ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये बिहेवियर डिस्क्राइब करता है कहाँ का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का. एंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज एज द आउटपुट राइजेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा. विच इज़ नोन एज वॉट, योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल. देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ही यही होता है कि कम खर्चे में कम इनपुट को यूटिलाइज करके ज़्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. बाय यूटिलाइजिंग द लेसर एंड लेसर इनपुट वी आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर आउटपुट. दैट इज़ नोन एज वॉट, योर एग्जैक्टली इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, आउटपुट बढ़ता है. The economies of scale refers to the situation in which output grows proportionately faster than the input. अगर मैं input 5% से increase कर रहा हूँ, output 20 और 30% से increase हो रहा है, that means economies of scale है वहाँ पे. और even if जो मेरा cost of production अगर कम हो रहा है and my output is increasing, then automatically there is economies of scale. उससे होता क्या है, it becomes very easier for us to produce more and more output एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे प्रॉफिट मार्जिन भी हमें बहुत अच्छा खासा मिल जाता है. आउटपुट मोर देन डबल्स विद द डबलिंग ऑफ इनपुट. इसमें होता क्या है, आउटपुट अगर सपोज लो आप इनपुट को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो आउटपुट योर आउटपुट विल गोइंग टू इंक्रीज मोर देन द इनपुट, जिसके एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे. इफ द इनपुट प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस विल लीड टू द लोअर कॉस्ट पर यूनिट. ऑन द अदर हैंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब इंक्रीज होगा, आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो क्या होता है आपका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. देखो एक होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक होता है आपका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, इन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज एज द आउटपुट राइजेज. जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा. और डिक्रीजिंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिचुएशन होता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिचुएशन ऐसा होता है जब आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है जब आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, दैट इज़ नोन एज डिक्रीजिंग और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा आउटपुट के इंक्रीज होने पे, दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो हम चालू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, विल गोइंग टू डू इट, विच इज़ अ वेरी बिग और वेरी इंपॉर्टेंट वन. In this case, output grows at a proportionately lower than the input, and with the price of an input remains constant, this leads to the higher cost per unit. प्राइस ऑफ इनपुट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जिसके वजह से होगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गोइंग टू इंक्रीज पर यूनिट, एंड दिस विल लीड्स टू द राइजिंग इन द LAC. दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इंक्रीज होने पे लोएस्ट एट अप आउटपुट एट विच द फोर्सेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड जस्ट बैलेंस द by the forces for decreasing returns to scale. देखो increasing returns to scale कहाँ होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में.
डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ही यही होता है क्लास कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, आउटपुट बढ़ेगा। कम इनपुट यूज़ करके हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ज़्यादा इनपुट यूज़ करके कम आउटपुट जब हम प्रोडक्शन करते हैं, इनपुट हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनपुट हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू जितना हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं उससे कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने क्या किया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द इनपुट, द कॉस्ट एंड द आउटपुट। तो ज़रा ध्यान देना कि मान लो हम एक प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग, द कॉस्ट ऑफ दैट रॉ मटेरियल इज हाउ मच, 1000। 1000 क्या है उसका कॉस्ट है। और वो 10 kg यूज़ करके हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग हाउ मच, 100 यूनिट्स। दिस इज़ द नॉर्मल थिंग, 100 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो मैंने क्या किया, इनपुट को 10 kg से बढ़ा के कितना हो गया, इनपुट को हमने 15 kg कर दिया। 10 kg से बढ़ा के इनपुट कितना हुआ, 15 kg। तो उस हिसाब से इसका कॉस्ट कितना आया, लेट्स से 1500, 15 kg और कॉस्ट कितना आया 1500। लेकिन जो एक्स्ट्रा इनपुट हमने इंक्रीज़ किया, मतलब थोड़ा और ज़्यादा इनपुट जब हमने मशीन में डाला, मशीन बहुत एफिशिएंटली वर्क करके लेट्स से मशीन ने कितना 170 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, 170। तो अगर मैं आउटपुट पर यूनिट निकालता हूँ, अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द LAC दैट इज़ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, सो ओवर हियर हाउ मच इज़ द कॉस्ट, यहाँ पे कितना 10 रुपीज़ पर kg आ रहा है, 10 रुपीज़ पर यूनिट हमारा क्या आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है। और यहाँ पे हाउ मच इट इज़ कमिंग, इट विल गोइंग टू कम अप्रॉक्सीमेटली so how much it will come, let's take an example, not of the weight, then let's say the cost is how much 1400 and we are producing how much 150 units, so how much will be the cost over here। तो यहाँ पे कॉस्ट कुछ आपका ऐसा आएगा कि 9 पॉइंट समथिंग जाएगा, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 9 ज़ा 5 एंड देन पॉइंट देन 333। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ज़्यादा आउटपुट हमने इंक्रीज़ किया, आउटपुट इनपुट को इंक्रीज़ करते ही हमारा क्या हुआ, कॉस्ट थोड़ा कम हुआ और हमने ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया। या हो सकता है 150 की जगह पे यहाँ पे 160 आ जाए, 170 आ जाए। सो व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन, ये होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। थोड़ा सा हमने इनपुट बढ़ाया, आउटपुट क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। या LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज व्हाट योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और सेम सिचुएशन पे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 kg से कितना कर दिया, 15 kg। अब जैसे हमने 15 kg किया, द कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड और यू कैन से चलो 1500 ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट 100 की जगह पे सिर्फ 130 ही प्रोड्यूस हुए हैं। हाउ मच, 130 यूनिट्स ही हमने क्या किया यहाँ पे प्रोड्यूस किया। तो ऐसे सिचुएशन में इफ विल गोइंग टू सी हाउ मच द कॉस्ट विल कम, द कॉस्ट विल कम अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, ये कुछ आएगा आपका, इट विल गो लाइक दिस 15 13 1 जा 13 10 देन 2 विल कम देन 20 अगेन 11 देन 7 70 then 16 13 13 5 is 65, so approximately 11.5 कुछ आएगा आपका LAC that is cost per unit। this is what situation। ये आपका हो गया क्या, इनपुट 10 kg, कॉस्ट कितना था उसका 1000, आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 100, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसके बाद अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें देखने मिलेगा, जो कि हम बहुत ही क्लैरिटी विल गोइंग टू स्टडी दैट थिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ यू गोइंग टू सी एवरीथिंग इज़ गुड, आउटपुट के इंक्रीज होने पे आउटपुट देखो 100 से 130 हो गया, मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आउटपुट जब इंक्रीज़ हो रहा है तो LAC क्या हो रहा है, LAC को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब आउटपुट के
इंक्रीज होने पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब इंक्रीज हो रहा है, तो ये सिचुएशन होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का, या ये सिचुएशन होता है आपका किसका, दिस इज नोन एज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, this is known as diseconomies of scale. And this is how class we have completed this chapter. ऐसे हमने क्या किया, ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो ये चैप्टर हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. सो नाउ the remaining part, that is nothing but the objectives will going to continue in the next session. Till the time, what all of you will going to do, you will going to see the factors of production, you will going to see the long run and short run production function क्या होता है. Then you will going to revise the probability, that is nothing but law of variable proportion. Then you will going to revise the returns to scale. Till the time, you will going to do these things, and we will going to continue in the next lecture. Thank you.